हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट होगा। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी विभिन्न पब्लिकेशन के सभी प्रैक्टिस सेट को कवर किया है, जैसे कि एडुटेरिया का, दृष्टि आईएएस का, महेश कुमार बर्नवाल का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल का ढेर सारा वीडियो हम लोगों ने कवर किया हुआ है और बहुत सारे प्रश्न जो है उससे सीडीपीओ में और जो बीपीएससी का पेपर हुआ था फ्रेंड्स उसमें पूछे गए थे। तो ज़रूर आप लोग देख करके जाइएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का, जो कि सऊदी अरब में स्थित है, वहीं पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में। इनकी मृत्यु जो है ये 632 ईस्वी में हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में दफनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा और वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, विजयनगर की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी, तो हम्पी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। क्लियर, याद रखेंगे। इसकी राजधानी थी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट के स्थित थी, किनारे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर जो होगा इसका बुक्का प्रथम हो जाएगा। क्लियर, संगम वंश का शासक बुक्का प्रथम ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। तो बुक्का प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और अकबर के आदेश पर ही महाभारत के विभिन्न भागों को रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो नकीब खान ने, अब्दुल कादिर ने, बदाऊनी तथा शेख सुल्तान ने किया था। ठीक है, रज़्मनामा नाम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो है अबुल फजल ने अनवर सादत के नाम से, यहाँ मैं लिख देता हूँ अनवर सादत, यहाँ देखिएगा अनवर ए सादत के नाम से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मौलाना हुसैन फैज़ जो थे, इन्होंने यार ए दानिश के नाम से किया था। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। जरी कलम और एक है सीरी कलम। ठीक है, तो देखिए जरी कलम की जो उपाधि दी गई थी ये किसको दिया गया था, तो जरी कलम की उपाधि दिया गया था मोहम्मद हुसैन को, और सीरी कलम को उपाधि अब्दुल समद को दिया गया था। अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि, और जरी कलम जो पूछा गया है ये आपका मोहम्मद हुसैन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और भी याद रखेंगे। देखिए, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और जो नरहरि थे उनको महापात्र की उपाधि दिया था। ठीक है, उसके बाद कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को इसने दिया था। क्लियर, तो ये सब आपको याद रखने होंगे। देखिए, अकबर का जो शासनकाल था उसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वो कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे जैन धर्म के जो जैनाचार्य थे हरि विजय सूरी, इनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था अकबर ने। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, हम लोग 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी फ्रेंड्स स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बायोलॉजी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, फिजिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, तो एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लगातार चलाया जा रहा है। 8 प्रैक्टिस सेट अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था।
तो अगर हम बात करें तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो कौन था, तो अब्दुल समद था। ठीक है, उसके बाद दसवंत था और बसावन था। तो यहाँ पर देखिएगा दसवंत दिया गया, दसवंत, बसावन और अब्दुल समद याद रखेंगे। ठीक है, और अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो तानसेन थे। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन। ध्रुपद गायक में जो सम्मिलित थे वो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो पहले आप जो 1 2 3 4 दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर कूट में से आपको आंसर चुन करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर ध्रुपद गायक में जो सम्मिलित थे वो कौन थे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्रुपद गायक जो थे वो आपके थे कौन, तानसेन और स्वामी हरिदास। तो यहाँ पर देखिएगा तानसेन और स्वामी हरिदास, यहाँ पर देख लीजिएगा तानसेन और स्वामी हरिदास। ठीक है, तो 1 और 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आदि ग्रंथ अथवा ग्रंथ साहब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही जो है इसका संकलन किया था। तो ये आपका गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। अच्छा, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, तो सिखों के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मृत्युदंड जो दिया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को जो है, जो सिखों के 5वें गुरु थे, इनको जो है मृत्युदंड किसने दिया था, तो इनको मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था। और औरंगजेब ने जो है मृत्युदंड गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उनको दिया था। तो ये गुरु तेग बहादुर हो जाएगा और गुरु अर्जुन देव, यानी कि 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खालसा के संस्थापक गुरु थे। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो देखिए इनका जन्म जो है 1666 में पटना में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। तो यहाँ पर देखिए पामस्टर्न हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध के समय पूछा जाता है तो उस समय लॉयड जॉर्ज था। ठीक है, लॉयड जॉर्ज था। दूसरे विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल था। भारत का आजादी के समय क्लीमेंट एटली था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो देखिए असफलता का जो मुख्य कारण था इसका वो था कि किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नेतृत्व का अभाव था। उसके बाद देखिएगा कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अबुल कलाम आज़ाद की जो इसमें से कह सकते हैं कि जो इनकी पत्रिका है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका अल हिलाल हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट का हो जाएगा न्यू इंडिया। ठीक है, और महात्मा गांधी का हो जाएगा यंग इंडिया। तो ये आपका 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर 2 1 4 3 कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा नंबरिंग में यहाँ पर देखिए 4 5 ऐसे लिख दिया गया है। तो छोड़ते हैं इसको, कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिला लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे पेज पर दिया हुआ है 2 1 4 3, यहाँ पर दिया गया है 2 1 4 3, देखिए यहाँ पर दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से सही सुमेलित जो नहीं हो जाएगा वो आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो इंडिपेंडेंट है ये मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। तो गलत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सभी जो दिया गया है वो सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स 1924 में बेलगांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। क्लियर, याद रखेंगे। ये प्रथम भारतीय थे जो 1892 में 1892 में उदारवादी दल की ओर से
जो है फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। लंदन इंडियन एसोसिएशन 1862 तथा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, 1862 में लंदन इंडियन एसोसिएशन और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इसमें से दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ राशि दिया गया, दूसरी तरफ उनका मात्रक दिया गया। तो द्रव्यमान का जो होता है किलोग्राम, लंबाई का जो होता है मीटर होता है, समय का जो होता है सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है और तापमान का केल्विन होता है। तो अब इसको आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 21 नंबर, यहाँ पर देखिए फिर से मिलान करना है। तो पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी कहलाता है, वंशानुगति जेनेटिक्स हो जाएगा, पर्यावरण इकोलॉजी हो जाएगा और जीवाश्म जो होगा पेलियोबायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्फीबिया बताता है। तो देखिए एम्फीबियन क्या होते हैं, उभयचर वर्ग के, अर्थात ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगित होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका केवल जल, ये गलत दिया गया है, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो तना से जो नहीं उत्पाद प्राप्त किया जाता वो कपास हो जाएगा। कपास जो है बीज से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो लिंग गुणसूत्र जो होता है वो आपका छिपकली में इसमें से नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए छिपकली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनेक सरीसृप में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि आरबीसी का रंग होता है लाल होता है। तो ये होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव वृक्क अस्मरी यानी कि किडनी स्टोन्स जो पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 27 नंबर कि साइनोकोबालामिन किसका नाम है। तो ये रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है ये आपका राइबोफ्लेविन होता है और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। अगला प्रश्न है कि जो इंसुलिन है वह हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, किस प्रकार का हार्मोन है एक। ठीक है, मधुसूदन यानी कि इंसुलिन अंतःस्रावी एक जो है यह पेप्टाइड हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। इस प्रश्न को मैंने पहले भी कवर करवाया हुआ आपको। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है और यह अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से जो है स्रावित होता है, लैंगरहंस की दीपिका की बीटा कोशिका से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो होता है प्रोटोजुआ द्वारा होता है। तो प्रोटोजुआ द्वारा जो रोग होता है वो पायरिया होता है, कालाजार होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है और सोने की जो बीमारी होती है ये आपका होता है। तो इसमें से बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में मलेरिया दिया गया है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण जो है यह एड्स जो रोग होता है उसको पहचानने में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एड्स जो होता है ये विषाणु यानी कि वायरस से होता है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। त्वचा से जो है अर्थवर्म जो होते हैं वो सांस लेते हैं और एम्फीबियन लेते हैं। तो इसमें से एम्फीबियन कौन सा है, मेढक है। उसके बाद देखिएगा फिर से मिलान करना है। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है या शरीर के किस भाग का विशेषज्ञ होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट हृदय का होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है ये गुर्दा का हो जाएगा। यूरोलॉजिस्ट जो होता है ये मूत्र नलिका का और ऑकुलिस्ट जो हो जाएगा ये आंख का हो जाएगा। क्लियर, तो अब आप इसको मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है दिए गए विकल्प में से। तो ये निर्वात में जो होता है ना ध्वनि गमन नहीं करती है। ध्वनि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 100 डेसिबल का जो नॉइज वाला प्रबलता का स्तर का जो नॉइज है वो क्या कहाँ से मतलब वो आवाज़ आती है। तो ये यंत्र कारखाने की सोर से। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। देखिए चित्र संदेश पूछा गया है तो इसका जो होता है आयाम मॉडुलन हो जाएगा। ठीक है, आयाम मॉडुलन के द्वारा। और अगर ध्वनि संचरण पूछेगा तो ये आवृत्ति मॉडुलन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर चित्र संदेश पूछा गया है वहीं ध्वनि संदेश पूछता तो आवृत्ति मॉडुलन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। तो देखिए इसकी जो पुष्टि होती है वो आपसे पूछा गया है। तो वो किया जा सकता है किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है आपका प्रस्फुरण गणक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो यह थोरियम है। क्या है फ्रेंड्स? थोरियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोरियम जो है इसका प्रमुख स्रोत मोनाजाइट है। ठीक है, मोनाजाइट। थोरियम जो है केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन सब में पाया जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जो है यह पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए न्यूट्रॉन का खोज जो है किसने किया था, इसका आंसर चलिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में होता है फ्रेंड्स, क्या होता है बताइए? हीलियम के जो नाभिक में होता है इसमें क्या होगा? तो देखिए हीलियम के नाभिक में जो होता है इसमें क्या होता है? 2 प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, तो ये आपका हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इनका मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम सक्सेस केंद्रा के ही नाम से है, लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से बी हो जाएगा। एक बार आप लोग सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा मैं आपको जो है सॉल्यूशन उपलब्ध पीडीएफ के रूप में करवा दूंगा। ठीक है, 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। 49 का देख लीजिए, 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर यहाँ से है। देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी वार्षिक लेन देन का रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो ये जो रिकॉर्ड होता है ना इसको कहा जाता है आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भुगतान शेष हो जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है भुगतान शेष। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। देखिए 10वां वित्त आयोग का गठन 1992 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष जो थे ये कौन थे फ्रेंड्स? तो इसके अध्यक्ष जो थे 10वें वित्त आयोग के केसी पंत थे, केसी पंत। ठीक है, केसी पंत। और केसी नियोजी जो थे ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, केसी नियोजी। केसी पंत जो थे ये 10वें वित्त आयोग के, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? चलिए, और अभी अगर बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये एनके सिंह हैं, याद रखेंगे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी थे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो देखिए पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। चौथी ये गलत दिया गया। चौथी का जो था फ्रेंड्स ये 69 से 74 था। ठीक है, ये गलत दिया गया। 69 से 1969 से 1974, क्योंकि बीच में योजना अवकाश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि एक फर्म का यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य जो संबंध है वो क्या है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से उत्पादन फलन। पैमाने का प्रतिफल क्या है? पैमाने का जो प्रतिफल है वो क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पैमाने का जो प्रतिफल है वो इसमें से आपका हो जाएगा अल्पकालिक जो है परिघटना। उसके बाद देखिएगा कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन जो है ये किसने किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्री जो थे स्मिथ, इन्होंने जो है इसका समर्थन किया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है? बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टिस्को की बिक्री का अध्ययन। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सकल उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो देखिए इसका मूल्यांकन जो किया जाता है NNP = GNP माइनस मूल्यह्रास, GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है
भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है। तो ये कहा गया है किसमें, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो एंजिल का नियम है। एंजिल एक जर्मन सांख्यिकी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2001 से 2011 के बीच बिहार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए ये बिल्कुल क्लोज सभी ऑप्शन दिया गया है, तो इतना क्लोज नहीं पूछा जाएगा। आपको याद रखना है 25.4% रही थी, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 25.42%, जबकि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ना वो आपका शिवहर है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ, शिवहर सबसे ज़्यादा है, पटना है, दरभंगा है, उसके बाद चौथे नंबर पर वैशाली है, पाँचवें नंबर पर बेगूसराय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बेगूसराय पाँचवें नंबर पर है। तो यहाँ पर पूछा गया है 4 जिला, तो ये बेगूसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेगूसराय पाँचवें नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व में। क्लियर। चलिए दरभंगा जो है तीसरे पर आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे कम की बात करें तो कैमूर में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है, तो ये आपको पता है कि कोसी नदी है। उसके बाद देखिए मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, तो मखदूम साहब की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। उसके बाद देखिए बढ़िया ताल जो विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था, ये मुंगेर में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए किया गया था। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे, तो ये जैनिज कहलाए, जैन कहलाए, तो यहाँ पर देखिए जैनी दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था 25.4%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप किस वर्ष बनाया गया था, तो कृषि रोड मैप जो है ये किस वर्ष बनाया गया था, तो ये 2008 में बनाया गया था, ठीक है। 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में जो है बनाया गया था बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप। राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए किया जाता है, तो देखिए चूंकि रक्सौल से जो है ना अभी ये यातायात शुरू नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर पटना से जो है होता है, ठीक है, नेपाल जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को कब से लागू किया गया। अच्छा, एक प्रश्न है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी कब लागू हुआ था, तो ये अप्रैल 2016 में लागू हुआ था। और यहाँ पर मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 कब से लागू हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 2016 से जो है इसको भी लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2016, यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर 2016, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा 2 अक्टूबर, देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया गया 2016। उसके बाद चलिएगा कि राज्य में किस मानसून की शाखा से वर्षा होती है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी से हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये अनुच्छेद 243 है, ठीक है, 243 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी मिट्टी के उत्पादक जिले बिहार में कौन कौन से हैं, तो ये जिला जो है ये बांका है, भागलपुर है और मुंगेर है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखिए भागलपुर और मुंगेर दिया गया, बांका भी ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई थी, तो ये की गई थी 2012-13 के वित्तीय वर्ष में, ठीक है, 2012-13 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये कौन होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हो जाएगा उस राज्य का। फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ होना प्रस्तावित है बिहार में, तो बिहार में फिल्म सिटी राजगीर में होना प्रस्तावित है, राजगीर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिएगा कि संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई है, ठीक है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन है 76 का। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका स्वास्थ्य और खुशहाली में, ठीक है, स्वास्थ्य और खुशहाली में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से किसमें, स्वास्थ्य और खुशहाली में, जो पिछले वर्ष के 2020-21 के 94,452 करोड़ रुपया जो है अधिक दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए उसके बाद है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो फ्रेंड्स ये सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग के समय वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था।
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। उसके बाद देखिएगा कि 30 मई 1919 को अपना जो ऑनर है भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये व्यक्ति कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि जो है ये लौटा दी थी। क्लियर। चलिए, तो ये आपका इसमें से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद देखिए जमुनालाल बजाज ने जो है इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी, और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, बताइए। तो 1932 को जो है सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया गया था 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, याद रखेंगे। और ये बनाया गया था आपका इसमें क्या बनाया गया था बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अछूतों के लिए, ठीक है। अछूतों को क्या बताया गया था, इनको हिंदुओं से अलग बताया गया था, ठीक है। चलिए, इनको जो है हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो देखिए इन्होंने पहला आमरण अनशन जो है ये 20 सितंबर 1932 को यड़वाड़ा जेल में शुरू किया था, सांप्रदायिक पंचायत जो कम्युनल अवार्ड था इसी के विरुद्ध में। तो ये आपका हो जाएगा कम्युनल अवार्ड के समय। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव उसका समर्थन किया था। तो ये समर्थन जो किया था ये किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस का जो उस समय अध्यक्ष था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद जी ने। उसके बाद देखिए कोपेनहेगन जल संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे ये किया था आपका क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने। तो यहाँ पर देखिएगा आपका थॉमसन दिया गया है। उसके बाद देखिएगा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो है ये विश्वास करते थे, ये पूछा गया। तो ये मातृ देवी की उपासना करते थे, ठीक है, मातृ देवी जो है मातृशक्ति में। ऑप्शन नंबर इसका 87 का डी जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये आपका रोमिनदेई स्तंभ लेख है, ठीक है, रोमिनदेई स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कर माफ के बारे में इसमें जो है चर्चा है। उसके बाद देखिए स्यादवाद का सिद्धांत है, ये आपका जैन धर्म से हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स जो महावीर स्वामी थे जैनों के 24वें तीर्थंकर, उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर के बीच का मार्ग अपनाना है, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारण से थी, बताइएगा। इसमें से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उससे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी, ये भी सही है, ठीक है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये कोई ज़रूरी नहीं था। तो 1, 2, 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का शासक घनानंद उस समय शासन कर रहा था। भाग और बलि थे, भाग और बलि, ये बताइएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे, तो ये आपका राजस्व के स्रोत हो जाएगा। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, बताइए। तो हुनों ने जो है भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और स्कंदगुप्त को इनको हराने में सफलता भी मिली थी, क्लियर। चलिए तो ये आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशे शब्द जो है इसका प्रयोग किया गया है। तो कौशे शब्द का प्रयोग जो है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए किया गया है, तो ये रेशम के लिए हो जाएगा। उसके बाद कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चोलों का जो राज्य था वो आपका कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर के कुमारी अंतरीप तक जो है विस्तृत भूभाग जो था वहाँ पर जो है यह था।
तो कोरोमंडल तट तथा दक्कन के जो कुछ भाग है वहां तक इसका विस्तार था। विजयालय जो था चोल वंश का संस्थापक था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परंतु मतदान का जो है बहस करने का जो है शक्ति दी गई है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है। उसके बाद देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, बताइएगा। इसका जो होगा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रांतों की कार्याणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। यानी कि केवल इसका एक जो होगा वो आपका ये देखिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये 1909 का मार्लियामेंटो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक इसका राइट आंसर केवल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, बताइए। उपसभापति जो थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए उपसभापति जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उपाध्यक्ष जो बनाया गया था वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद देखिए संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी जो होगा ये सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो था वो आपका हो जाएगा संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये गठन जो हुआ था ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। एक संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्षता के रूप में जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था इनकी अध्यक्षता में। तो ये आपका हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। और देखिए संविधान सभा का जो प्रारूप है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनको सौंपा था कब? तो 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया था। इसमें टोटल 24 तिलियाँ होती हैं, आपको पता भी होगा। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। तो ये वाला जो गलत है 3:4 दिया गया है। और इसमें से जो है कितनी तिलियाँ होती हैं? तो ये 24 तिलियाँ होती हैं, ये भी गलत दिया गया है। यानी कि केवल एक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। क्लियर, चलिए। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषय का प्रावधान है? तो यह अनुसूची जो है यह कौन सी अनुसूची है फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए यह जो है 10वीं अनुसूची है। ठीक है, यह अनुसूची जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया है। क्लियर, तो ये 10वीं अनुसूची हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा टोटल 12 अनुसूची हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 119 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 119 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आपका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसमें से जो है सही सुमेलित जो हो जाएगा वो आपका पूछा गया है कौन सा है? तो देखिए इसके में से जो सही सुमेलित दिया गया है वो आपका हो जाएगा संविधान का जो भाग 4A है, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार हैं, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। तो ये ऑप्शन सी जो है सही दिया गया है। उसके बाद चलिए 107 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? प्रशासन जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि भारत की संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो यह आर्टिकल 19(1) में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। यह जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार में है यह।
निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है यह आपका हुआ है किसमें? तो सेनोजोइक युग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेनोजोइक युग हो जाएगा। भारत के तटरेखा से जुड़े हुए कितने राज्य हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं ये तटरेखा बनाते हैं। ये राज्य कौन कौन से उंगली पर काउंट कीजिए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा जो है ये आपका गुजरात का तटरेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसमें से डेल्टा जो है ये नर्मदा नदी नहीं बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। माही, नर्मदा, ताप्ती ये सब डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उसके बाद देखिए भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। उसके बाद देखिएगा कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा साल जो हैं ये किसके उत्पाद हैं? तो फ्रेंड्स यह उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। उसके बाद देखिए नीली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 115 नीली क्रांति ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो ये आसानी से आप बता देंगे मत्स्य पालन से। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय चावल शोध संस्थान, तो ये कटक में स्थित है। उसके बाद देखिएगा कि हमारे अंतरिक्ष बंदर में कितने तारामंडल हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, तुरंत अभी आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चलो उसके बाद देखिए किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? रिंग जो होता है यह किस ग्रह के चारों ओर है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो ये शनि ग्रह हो जाएगा। ठीक है, आपका शनि ग्रह हो जाएगा, सैटर्न अंग्रेजी में कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छल्ला जिसको कहते हैं, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो देखिए आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, माउंट ब्लैंक जो है इसका सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च चोटी है, याद रखेंगे। और यह जो होता है नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है आल्प्स। ये देखिए फ्रांस, ऑस्ट्रिया और उसके बाद जर्मनी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित है? तो देखिए इसमें से सुमेलित जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। सुमेलित जो है आपका इसमें से देखिए ये आपका लानोज वेनेजुएला ये सही दिया गया। पंपास जो है ये चिली गलत है, अर्जेंटीना में हो जाएगा। कैंपास, कैंपास जो है ये आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है कैंपास। कैंपास कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में है, तो ये भी गलत दिया, केवल ब्राज़ील रहता तो सही हो जाता। सेल्वास जो है यहाँ अमेजन बेसिन में पाया जाता है। चलिए तो ये ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आरबीआई ने DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा बढ़ा दी है। नई सीमा क्या है? तो नई सीमा जो है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा DAYNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। इसके तहत जो है अब 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 20 लाख रुपया हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने उन बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है जहां एटीएम से नकदी खत्म हो जाती है। योजना किस तारीख से लागू होगी? तो यह योजना जो होगी 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हो गई है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा वर्ष 2021 द्वारा वर्ष के किस दिन को भाला फेंक दिवस घोषित किया गया है? तो देखिए ये नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया, 7 अगस्त। उसके बाद चलिए 124 नंबर क्वेश्चन है कि भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, यहाँ पर देखिएगा IIGF 2021 की इस वर्ष की बैठक का विषय क्या है? इसका जो विषय है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका विषय क्या है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका विषय है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। क्लियर? चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में नागालैंड के पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020 से किस राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? नागालैंड को कितने पुरस्कार मिले हैं? नागालैंड को जो है टोटल कितने पुरस्कार मिले हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए किस देश ने डाबूस नामक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को फैक्चुअल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
देखिए दक्षिण अफ्रीका का डाबोस नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है जो फैक्टिकल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित एक पैटर्न प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाल कल्याण के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ 1 साल की संयुक्त पहल शुरू कर रहा है। तो राइट आंसर इसका फेसबुक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका फेसबुक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मोहम्मद मुखबिर को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। तो ये ईरान के नए जो है, ईरान के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम राइसी हैं, इब्राहिम राइसी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ईरान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा जो शामिल किया गया है वो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या आपका हो जाएगा, इसमें से ये देखिए यहाँ पर जो है आरबीआई के द्वारा शामिल किसे किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो नीरज चोपड़ा को जो है इसमें जो है किया गया, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है और इस नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान दिया गया रुपये का राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पंप की घोषणा की है। तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 11,000 करोड़ रुपए की, 11,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नए यहाँ पर देखिए नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भारत का जो स्थान है वो आपसे पूछा गया है। तो टोटल 181 देशों के युवाओं की स्थिति मापने के लिए यह सूचकांक जो है जारी किया गया और इसमें 122वां स्थान पर जो है भारत है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए डिजिटल प्रयास एक ऐप आधारित डिजिटल उधार मंच का अनावरण किया है। तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने किया है। ठीक है, सिडबी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि खालिस्तान दिया गया करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय हैं। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका 5.82 करोड़ से अधिक जनधन जो खाते हैं वो निष्क्रिय हैं। ठीक है, तो ये 5.82 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शरण्या शशि जिनका हाल ही में निधन हो गया है क्या थी। तो ये लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता शरण्या शशि जो थी, इनका जो निधन हो गया है और ये जो कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका अभिनेता हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आयोजित किया गया था ये किया गया था किसके द्वारा, ब्रुनोई। ठीक है, ब्रुनोई की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर देखिए ब्रुनोई हो जाएगा, दारुसलम इसकी ब्रुनोई की जो है शहर वहीं पर हुआ था। ठीक है, और देखिए ये भारत की तरफ से इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर, अगर बात करें विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलो उसके बाद अगला प्रश्न है कि इसरो सचिव डॉक्टर के सिवान। अब देखिए इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, के सिवान अब चेंज हो गए हैं। औपचारिक रूप से हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया है। क्वेस्ट में यू का अर्थ क्या है, क्वेस्ट में यू का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए इसमें क्वेस्ट में जो यू का जो मतलब है ना वो उसका मतलब क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ओनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस बैंक द्वारा एआई संचालित बैंकिंग को मजबूत करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज को क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है किसको, तो देखिए ये जो है आरबीएल बैंक ने जो है अमेजन वेब सर्विसेज को अपने एआई पावर्ड बैंकिंग सॉल्यूशन को मजबूत करने के लिए बैंक में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने पसंदीदा क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना है आरबीएल बैंक। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। तो देखिए ये जो चुना गया है ये किसको चुना गया है, बताइए राइट आंसर इसका राजकुमार राव को।
ठीक है, राजकुमार राव हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर नीचे आपको देखिए, हाँ राजकुमार राव, ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए विश्व हाथी दिवस जो है हर साल खालिस्तान दिया गया, वैश्विक हाथियों को संरक्षण और संरक्षण के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। तो यह हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय जो है वो आपका हो जाएगा इसमें से खाद्य प्रणाली को बदलना, मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। उसके बाद देखिए हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल, यहाँ पर नाम पूछा गया है, का सफल परीक्षण किया गया। तो ये निर्भय है, ठीक है, निर्भय का सफल परीक्षण किया गया। उसके बाद देखिए भारत प्रशांत में गुआम के तट पर 21 अगस्त से क्वाड नौसेना वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए क्वाड में चाइना नहीं शामिल है। 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदल करके ट्रेन एक्शन कर दिया है? मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया है, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया है। 1925 में जो है यह घटना घटी थी। उसके बाद देखिएगा 145 नंबर कि भारत और खालिस्तान देगा अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो यह भारत और सऊदी अरब, ठीक है, यह पहला नौसैनिक अभ्यास है अल मोहद अल हिंदी 2021, ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वायुसेना खालिस्तान दिया गया में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों, एटीसी, ठीक है, टावरों में से एक का निर्माण किया है। तो ये आपका लद्दाख में हो जाएगा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नीचे आइए, देखिए लद्दाख में जो है फ्रेंड्स इसका जो है निर्माण किया है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया का सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है, ठीक है। कौन सा बन गया है? तो ये फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ बन गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारित प्राधिकरण जो है, निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया कमलेश कुमार पंत को, ठीक है, कमलेश कुमार पंत को किया गया है। क्लियर। चलो उसके बाद देखिएगा कि दुनिया भर में युवा मुद्दे की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए अभी थीम मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का, थीम इसका क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। क्लियर। और ये मनाया जाता है 12 अगस्त के दिन, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन। उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि वह किस वर्ष लॉस एंजलिस ओलंपिक में खेल को शामिल करने के लिए अभियान चलाएगा। तो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए।